तो डेफिनेटली ब्रेन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसको हम लाइटली नहीं ले सकते, और उससे रिलेटेड जो डिजीजेज है अगर उसके बारे में हम पहले से विचार करेंगे तो वो डेथ्स नहीं होंगी। हेमरेजिक स्ट्रोक मतलब कि ब्रेन हेमरेज हो गया है। ब्रेन हेमरेज का मतलब है कि वो नस फट गई है, उस ब्लीडिंग को रोकना होता है या उस ब्लड क्लॉट को या ब्लड हेमेटोमा को निकालना होता है, तो वो भी हमारे लिए टाइम बाउंड है और जल्द से जल्द करना होता है। एमआरआई लेकिन उसी का होना चाहिए और डॉक्टर की सलाह पे ही होना चाहिए जिसको कोई तकलीफ है। भारत में 2019 के आंकड़ों की अगर हम बात करते हैं डेथ की, जो ब्रेन में दिक्कतों के कारण हुई है वो है 6 लाख से ज़्यादा। उसमें कई ऐसे केसेस रहे हैं जो स्ट्रोक के कारण हुए हैं। अब स्ट्रोक अगर आप सोच रहे हैं क्या होता है और ये जो संख्या है इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। हम मौजूद हैं फोर्टिस में और अभी हमारे साथ मौजूद होंगे HOD ऑफ न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट डॉक्टर राहुल गुप्ता। डॉक्टर, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। और जैसे कि मैंने अभी एक संख्या बोली 6 लाख से ज़्यादा, और ये संख्या ये है कि ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? इसके बाद दूसरे सवाल पे मैं आऊँगी। जब हम ब्रेन रिलेटेड डेथ की बात करते हैं तो डेफिनेटली संख्या इंक्रीज हुई होगी। उसका रीज़न ये है कि हमारी जो एजिंग है वो बढ़ती जा रही है। पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी 50-60 साल होती थी, अब वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत सारी कंट्रीज़ में 80-90 साल तक भी हो गई है। तो जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है तो हमारे हार्ट, हमारे ब्रेन पे इफेक्ट आता है, वो वीक हो जाते हैं, तो उससे रिलेटेड जो डिजीज़ है वो बढ़ जाती हैं और उसके रिलेटेड जो डेथ होती हैं उसकी संख्या भी बढ़ जाती है। सेकेंडली, बहुत सारी डेथ जो घर पे होती थी या वर्क प्लेस पे होती थी जिसमें पेशेंट हॉस्पिटल में जाके पूरी तरह डायग्नोज नहीं कर पाता था, उन केसेस में हर चीज़ में हार्ट में प्रॉब्लम जो है वो ही सस्पेक्ट की जाती थी कि हार्ट अटैक आया इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। पर अब पेशेंट्स जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, एम्बुलेंस सर्विसेज अवेलेबल है, लोगों में अवेयरनेस है, हॉस्पिटल में डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव हुई है, इमरजेंसी सर्विसेज इंप्रूव हुई है। तो ये पाया गया कि जितनी डेथ्स घर पे होती हैं या जितनी प्रॉब्लम घर पे आती है सारी हार्ट की वजह से नहीं है, उसमें से काफ़ी परसेंटेज ब्रेन की वजह से है। तो उससे भी ब्रेन की संख्या जो है डेथ्स की जो है वो बढ़ गई है। तो डेफिनेटली ब्रेन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसको हम लाइटली नहीं ले सकते, और उससे रिलेटेड जो डिजीजेज है अगर उसके बारे में हम पहले से विचार करेंगे तो वो डेथ्स नहीं होंगी। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि प्रिवेंटेबल है, जो कि जिसमें हम डिले कर सकते हैं अपने मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी को। तो हमारे को ब्रेन को भी उतना ही ध्यान देना है जितना कि हम अपने हार्ट को देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा यही था कि ये जो संख्या है इसमें स्ट्रोक के जो पेशेंट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले तो आप मुझे स्ट्रोक के बारे में कुछ समझा सकते हैं? हाँ, अब हम जब बात करते हैं स्ट्रोक, तो स्ट्रोक जो टर्म है वो यूज़ होता है ब्रेन की ब्लड वेसल रिलेटेड प्रॉब्लम से। अब ब्रेन में ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है? या तो वो ब्लड वेसल जो है या जो नस है, जो खून की नस है, या तो ब्लॉक हो सकती है या वो फट सकती है। तो जब वो ब्लॉक होती है तो उसको कहते हैं मेनली इस्कीमिक स्ट्रोक। इस्कीमिक मतलब कि ब्लड सप्लाई जो है वो कट ऑफ हो गई है या वो कम हो गई है। और दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक मतलब कि ब्रेन हेमरेज हो गया है। ब्रेन हेमरेज का मतलब है कि वो नस फट गई है। अब जब नस फटती है तो ब्रेन हेमरेज होता है, और जब नस ब्लॉक होती है और ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है आगे के हिस्से में तो उसे इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं। इस्कीमिक स्ट्रोक 85% केसेस में देखा गया है और ब्रेन हेमरेज जो है वो 15% में देखा गया है। तो स्ट्रोक इज ए ब्रॉड टर्म इन विच वी डिस्कस अबाउट डिजीजेज ऑफ द ब्लड वेसल्स, और उसका जो सिम्टोमेटोलॉजी है उसको डिस्कस करते हैं जब। अच्छा, जैसे आपने अभी हेमरेज के बारे में बात की और इस्कीमिक के बारे में बात की, इन दोनों में क्या डिफरेंस है आपने? तो इस्कीमिक स्ट्रोक जैसा मैंने बताया कि उसमें ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाती है, यानी ब्लड वेसल के अंदर या तो कोई खून का कतरा जम जाता है, या फिर उसकी वॉल जो है वो डैमेज होकर धीरे धीरे ब्लॉक हो जाती है, या फिर उसकी वॉल के अंदर इंजरी के कारण वो फट जाती है जिससे कि वो ब्लॉक हो जाती है। तो कभी भी ब्लड वेसल के आगे खून नहीं जाए और ब्रेन का वो हिस्सा डैमेज होना शुरू हो जाए तो उसको इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? क्या कोई सर्जरी होती है? अब इस्कीमिक स्ट्रोक को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें होता है ब्रेन की एंजियोग्राफी और ब्रेन का एमआरआई। ब्रेन का एमआरआई जो है वो ब्रेन के इस्कीमिक स्ट्रोक को सबसे जल्दी पकड़ता है। तो जैसे अगर किसी पेशेंट को इस्कीमिक स्ट्रोक वाले लक्षण आते हैं, जो कि मेन के लक्षण क्या है? मुंह का टेढ़ा होना, हाथों या पैरों में कमजोरी आना। अगर लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम है तो राइट साइड की मतलब डोमिनेंट एरिया में अगर है प्रॉब्लम राइट हैंडेड आदमी में, तो उसकी स्पीच में प्रॉब्लम आना। अगर ये 3 लक्षण है तो इसका मतलब अचानक हो रहा है, तो इसका मतलब स्ट्रोक है। दूसरा, कई पेशेंट्स होते हैं जिनकी विजन में प्रॉब्लम होती है, बैलेंस में प्रॉब्लम होती है, उन केस में हो सकता है कि पीछे वाले हिस्से का स्ट्रोक हो, तो वो भी डिटेक्ट अगर करते हैं तो उसमें भी हमें स्ट्रोक का पता चलता है। इसके लिए हम पेशेंट जब हॉस्पिटल आता है तो उसका इमीडिएटली सीटी स्कैन किया जाता है। अगर उसके सिम्टम्स क्लासिकली स्ट्रोक के साथ मैच कर रहे हैं
तो सिर्फ सीटी स्कैन के बेसिस पे ही आगे ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सकता है। अगर सीटी स्कैन नॉर्मल है, उसमें कोई ब्रेन हेमरेज नहीं है, तो एक विशेष दवाई अवेलेबल है जो कि स्ट्रोक ऑनसेट के 4.5 घंटे के भीतर दी जा सकती है, जिससे कि वो बंद ब्लड वेसल को खोला जा सकता है। उसके खोलने के चांसेस 70 से 80% होते हैं। तो इसलिए अगर पेशेंट उस दवाई के लिए फिट है तो वो दवाई जरूर देनी चाहिए ताकि उस ब्लड वेसल को खोल सके। 50-60% पेशेंट्स में वो ब्लड वेसल बड़े आराम से खुल जाती है। कुछ पेशेंट्स में ब्लड वेसल नहीं खुलती है, तो हम एक एंजियोग्राफी करके देखते हैं विदिन अ फ्यू मिनट्स, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा नहीं वेट करते, 20-25 मिनट, आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा वेट करके हम एक एंजियोग्राफी करते हैं, ये देखने के लिए कि ब्लड वेसल अभी भी ब्लॉक्ड है या खुल गई है। या फिर कई सेंटर्स में हम उसकी वेट नहीं करते, सीधा पेशेंट को एंजियोग्राफी के लिए ले लेते हैं, ये देखने के लिए कि कौन सी ब्लड वेसल ब्लॉक्ड है। अगर बड़ी कोई ब्लड वेसल ब्लॉक्ड है तो उसको हम पेशेंट को न्यूरो कैथ लैब में ले जाते हैं, और हमारे पास कुछ गैजेट्स हैं, कैथेटर्स हैं, एस्पिरेशन कैथेटर्स हैं, स्टेंट रिट्रीवर्स हैं, स्टेंट्स हैं जो कि डिप्लॉय नहीं करने होते, पर उससे हम उस ब्लॉक्ड वेसल को खोल सकते हैं। लेकिन उसका भी एक टाइम लिमिट है, 8 से 10 घंटे जो है उसमें सेफ रहता है। उसके बियॉन्ड अगर आपको करना है तो उसमें हमारे को कुछ स्पेशल MRI CT एंजियो वाली इमेजेस चाहिए, जिससे ये पता चले कि जो साल्वेजेबल ब्रेन है, यानी जिस ब्रेन को बचाया जा सकता है, वो एरिया ज़्यादा है, तो हम उस प्रोसीजर करते हैं। अगर ऑलरेडी एस्टेब्लिश इन्फाक्ट है या ब्रेन का बड़ा हिस्सा परमानेंटली डैमेज हो गया है, तो उस प्रोसीजर को करने से भी फायदा नहीं है। तो इसलिए इस केस में टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं तो अस्पताल में पेशेंट को तुरंत लेके आना है, और वो भी ऐसे अस्पताल में जहां पर कि स्ट्रोक के ट्रीटमेंट की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हों। बिल्कुल, आपने भी कैथ लैब्स के बारे में बात की, तो ये कैथ लैब एक तो ये वर्ड है क्या और उसमें होता क्या है? तो जैसे हमने सुना होगा कि बहुत सारे हार्ट के प्रोसीजर्स हैं, जैसे कि स्टेंट डलना या पेस मेकर डलना, ये प्रोसीजर्स कैथ लैब में होते हैं, कार्डियक कैथ लैब में होते हैं, जो कि एक स्पेशलाइज काफ़ी बड़ी मशीन है जिसमें बड़ा रैपिडली एक्सरेज लिए जा सकते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में, और उन एक्सरेज से जो है रनिंग इमेज बन जाती है, जिससे कि हमें ब्लड का फ्लो पता चलता है। ऐसे ब्रेन की है। तो कार्डियक कैथ लैब और न्यूरो कैथ लैब में सॉफ्टवेयर का फ़र्क होता है, मशीन सिमिलर होती है, तो उसमें सॉफ्टवेयर का और प्लस थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंसेस होते हैं। तो न्यूरो कैथ लैब जो है वो न्यूरो के यानी ब्रेन या स्पाइन रिलेटेड केसेस के लिए बहुत ही स्पेशलाइज मशीन है, करीब 5 से 7 करोड़ की आती है, और इसके लिए एक स्पेशल स्पेस होता है जिसमें इसको लगाया जाता है। तो उसमें ले जाके हम पेशेंट को उसका एंजियोग्राफी करते हैं ब्रेन की, कैथेटर डाल के, चाहे झांग से डालें चाहे हाथ से डालें, और उस एंजियोग्राफी में जो डिफेक्ट निकलता है उसको ट्रीट करते हैं। और इसके लिए कुछ स्पेशल कैथेटर्स, वायर्स, स्पेशल मेडिसिन्स और एम्बोलिक एजेंट्स और कई सारी चीज़ें हैं जो डिफरेंट टाइप के प्रोसीजर्स को करने के लिए इस्तेमाल करनी होती है, वो सारी अवेलेबल होनी चाहिए। अच्छा, तो अभी आपसे जिक्र हो रहा था ब्लड में क्लॉटिंग के बारे में, तो ये ब्लड क्लॉटिंग क्या चीज़ है? जो क्लॉट का मतलब ये होता है, जो हमारा टेक्निकल टर्म है, कि जो खून जो जम जाता है या उसके जो गत्थे बन जाते हैं उसको क्लॉट कहते हैं। ब्लड वैसे तो पानी की तरह है, फ्लो करता रहता है, लेकिन जैसे ही वो ब्लड वेसल से बाहर आता है, चाहे हमारे टेस्ट ट्यूब में आए या हमारा कहीं पर स्पिल हो जाए शीशे के ऊपर, या तो वो उसका क्लॉट बन जाता है, यानी कि ब्लड के सेल्स आपस में क्लम्प कर जाते हैं, उसे क्लॉटिंग कहते हैं। अब जब हम पेशेंट की बात सुनते हैं या उनके ट्रेंड की बात सुनते हैं तो वो एक लेमन टर्म में उसको बड़ा लूजली यूज़ किया गया है। तो जब ब्लड वेसल ब्लॉक होती है तो उसके अंदर खून का थक्का जमता है, उसको भी ब्लड क्लॉट कहा जा सकता है, क्योंकि वो ब्लड क्लॉट कर गया और वो एक तरह से एक ऑब्स्ट्रक्शन बन गया, तो ब्लड क्लॉट है। तो अगर ब्लड वेसल ब्लॉक्ड है तो वो ब्लड क्लॉट की वजह से ब्लॉक हो सकती है। अगर ब्रेन हेमरेज हो गया है, ब्रेन हेमरेज होने के बाद एक बड़ा सा एरिया है जहाँ पर कि ब्लड इकट्ठा हो गया है, वो भी वहाँ पर क्लॉट कर जाएगा क्योंकि वो ब्लड वेसल से बाहर है, उसको भी हम क्लॉट या हेमेटोमा कह सकते हैं। तो हेमरेजिक वाले को भी क्लॉट कह सकते हैं या हेमेटोमा कह सकते हैं, और अगर ब्लॉक हुई है तो उसको भी क्लॉट कह सकते हैं। तो बेसिकली इट्स ए इंग्लिश कम मेडिकल टर्म जो कि जमे हुए खून को रिप्रेजेंट करता है, पर जब पेशेंट या उनके अटेंडेंट बात करते हैं तो लूजली ब्रेन हेमरेज के लिए भी यूज़ हो सकता है और जो ब्लॉकेज है उसके लिए भी यूज़ हो सकता है। अच्छा, जैसे हमने अभी बात की कि इस्कीमिक और हेमरेज के बारे में, तो कैसे आपको पता चलता है, कैसे आप डायग्नोस कर पाते हैं इस चीज़ को? इस्कीमिक स्ट्रोक को डायग्नोस करने का बेस्ट तरीका है इनिशियल पार्ट में उसका MRI कराने का, पर MRI कराने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हम उसको क्लिनिकली डायग्नोस करने में विश्वास रखते हैं, प्लस CT स्कैन करके ये चेक कर लेते हैं कोई ब्रेन हेमरेज तो नहीं है, क्योंकि किसी भी प्रकार का ब्रेन हेमरेज CT स्कैन में बड़ी आसानी से पकड़ा जा सकता है। जो सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी है CT स्कैन की किसी भी टाइप के हेमरेज को पकड़ने की, वो 95% से ज़्यादा है। तो अगर हमने CT स्कैन कराया उसमें हेमरेज नहीं मिला, तो इसका मतलब है कि सिम्टम्स के हिसाब से स्ट्रोक तो है, तो इस्कीमिक वाला स्ट्रोक है।
तो उसमें फिर हम इस्कीमिक स्ट्रोक का ट्रीटमेंट बिना डिले के स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि एमआरआई करने में 15-20 मिनट से लेकर आधा घंटा वेस्ट हो सकता है, और इतनी देर में अगर इस्कीमिक स्ट्रोक में हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया तो ब्लड वेसल ब्लॉक्ड रहने की वजह से आगे का हिस्सा डैमेज होता रहता है। इसीलिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम इस्कीमिक स्ट्रोक से डील कर रहे हैं। हेमरेजिक स्ट्रोक से जब डील कर रहे हैं तब भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो ब्लीडिंग बड़ी है या ब्लीडिंग कंटिन्यूसली चल रही है तो अगर हम उसको नहीं रोकेंगे या हम उस ब्लड क्लॉट को नहीं निकालेंगे तो जो नॉर्मल ब्रेन का हिस्सा है उसको डैमेज करता रहेगा और पेशेंट की स्थिति खराब होती रहेगी। तो उस केस में हमें सर्जरी करके उस ब्लीडिंग को रोकना होता है या उस ब्लड क्लॉट को या ब्लड हेमेटोमा को निकालना होता है, तो वो भी हमारे लिए टाइम बाउंड है और जल्द से जल्द करना होता है। लेकिन इस्कीमिक स्ट्रोक में हम चाह के भी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते अगर डिले हुआ है तो। ब्रेन हेमरेज में अगर हम डिले करेंगे तो आउटकम अच्छा नहीं रहेगा, पर ट्रीटमेंट थोड़ा लेट भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे सर्जरी। आप सर लगातार जो है टाइम का जिक्र करते जा रहे हैं, और मैं सोच रही हूँ कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, कितने टाइम के बाद जो है इंसान को ये समझ जाना चाहिए कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि ये ट्रीट हो जाए। मैं टाइम के बारे में इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे पास बहुत सारे इस्कीमिक स्ट्रोक के पेशेंट आते हैं जिनको की सिम्टम्स बहुत पहले आए होते हैं, पर उनके अटेंडेंट ने ध्यान नहीं दिया, पेशेंट ने नेगलेक्ट किया, या वो किसी ऐसे छोटे हॉस्पिटल चले गए जहाँ पर कि इसकी ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ नहीं है, या वहाँ के जूनियर डॉक्टर्स ने इसको मिस कर दिया, और जब तक वो हमारे पास आते हैं तब तक वो गोल्डन आवर मिस हो जाता है। इसीलिए टाइम बहुत ज़रूरी है। जब हम हार्ट अटैक की बात करते हैं तो उसमें भी सिमिलर प्रॉब्लम होती है, ब्लड वेसल ब्लॉक होती है, पर ब्लड वेसल ब्लॉक होती है और मसल की ब्लड वेसल ब्लॉक होती है तो बहुत तेज पेन होता है। लेकिन ब्रेन में जब ब्लड वेसल ब्लॉक होती है तो न्यूरॉन्स की डेथ होती है, मसल को इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए पेन नहीं होता। इट्स अ पेनलेस डिजीज। तो जब पेनलेस डिजीज है तो आदमी उसको नेग्लेक्ट करता है। तभी मैंने बताया ये 3 सिम्टम्स से बहुत इंपॉर्टेंट है। फेस का टेढ़ा होना, हाथों पैरों में कमजोरी आना, या स्पीच की प्रॉब्लम होना। अगर अचानक ये प्रॉब्लम हुई है तो फिर नेग्लेक्ट नहीं करना है, सीधा ऐसे हॉस्पिटल में आना है जहाँ पर कि सीटी स्कैन, एमआरआई, कैथ लैब की फैसिलिटी अवेलेबल हो, जहाँ पर कि न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट रेडीली अवेलेबल हो, ताकि जो भी उसका ट्रीटमेंट है वो इमीडिएटली स्टार्ट हो जाए। हो सकता है 80% केसेस में आपका स्ट्रोक नहीं निकले, आप हो सकता है बेवजह ही हॉस्पिटल पहुंचे, पर बात उस 20% की करिए जिसको कि अगर हमने टाइम पे ट्रीट नहीं किया तो उसकी ज़िंदगी जो है वो मौत से ही बदतर हो सकती है। वो कोमा में जा सकता है, लंबे टाइम तक वेंटिलेटर पे रह सकता है, परमानेंटली अपाहिज हो सकता है उसको इतना महसूस ना हो, पर जो उसके फैमिली वाले हैं, फ्रेंड्स हैं, केयर गिवर्स हैं, उनके लिए तो जैसे आसमान उनके सर पे टूट गया हो, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। बिल्कुल सर, अभी हालिया में आपका एक इंटरव्यू सुन रही थी जिसमें आपने एमआरआई का जिक्र किया था कि पहले ये लगता था कि अगर कोई व्यक्ति एमआरआई के लिए मतलब ऐसे जाता है, तो एमआरआई के बारे में आप क्या सोचते हैं? तो पिछले 20 सालों से एमआरआई जो है वो बहुत कॉमनली यूज़ हो रहा है। एमआरआई में मैग्नेट का इस्तेमाल होता है। इसमें अगर शरीर के अंदर कोई मेटल है, आयरन खासकर, तो फिर एमआरआई करने में दिक्कत होती है। अदरवाइज एमआरआई जो है उसमें इतना शोध चल रहा है कि उसमें इतनी टेक्नोलॉजी आ रही है कि वो हमारे शरीर की एनाटमी के बारे में इतने बढ़िया तरीके से डिस्क्रिप्शन देता है, अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है और उसका कैसे इलाज किया जा सकता है, वो सब प्लानिंग बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं। इसलिए मैं इन लोगों को ये सलाह देता हूं कि एमआरआई कभी भी कोई छोटी प्रॉब्लम है तो ज़रूर करा लें। थोड़ा सा पॉकेट पिंच करती है, पर एमआरआई जो इन्फॉर्मेशन देता है वो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है। इसीलिए कभी किसी के कोई ऐसी रॉड है या कोई ऐसा डिवाइस है बॉडी के अंदर जिसमें आयरन है जिसकी वजह से एमआरआई नहीं हो सकता, तो उसको चेंज कराएं, एमआरआई कंपेटिबल डिवाइसेस डलवाएं, ताकि एमआरआई जो है वो आप आराम से करवा सके। एमआरआई नहीं करवा पाना किसी भी व्यक्ति के लिए, अगर कोई डिवाइस डला है या कोई और कारण है, ये बहुत ही अफसोस की बात है एक मेडिकल प्रोफेशनल के लिए भी, क्योंकि एमआरआई जितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन किसी और इन्वेस्टिगेशन से नहीं मिलती है। एमआरआई लेकिन उसी का होना चाहिए और डॉक्टर की सलाह पे ही होना चाहिए जिसको कोई तकलीफ है। कई लोग आते हैं हमारे पास, कहते हैं कि हमारी पूरी बॉडी का एमआरआई स्कैन करा दो, ये देखने के लिए क्या प्रॉब्लम है। ये गलत है, क्योंकि हर एक के शरीर में छोटी मोटी प्रॉब्लम जरूर निकल के आएगी, पर अगर उसके सिम्टम्स नहीं है या वो घातक नहीं है तो अननेसेसरी एमआरआई करा के उसको पकड़ने से दिमाग खराब होता है, परेशानी होती है, टेंशन आ जाती है, लेकिन करना कुछ नहीं होता। तो एमआरआई के अपने फ़ायदे भी हैं, थोड़े नुकसान भी हैं। ये चीज़ मैं किसी डॉक्टर को पहली बार कहते हुए सुन रही हूँ। आखिरी सवाल मेरा आपसे और होगा सर, आपने पॉकेट पिंच की बात की और हर इंसान के मन में यही है कि किसी भी तरीके का इलाज कराना मेरे जेब के लिए भारी ना पड़ जाए, तो स्ट्रोक का अगर वो इलाज कराता है तो क्या ये अफोर्डेबल है उनके लिए? हम जब स्ट्रोक की बात करते हैं तो अगर पेशेंट टाइम पे आ जाता है उसको वो इंजेक्शन लगा देते हैं, और जिसमें कि करीब 50,000 से 1 लाख का खर्चा आता है, तो
और उसकी आर्टरी खुल जाती है तो उसका आईसीयू स्टे भी कम हो जाता है, उस पर वेंटिलेटर का रिक्वायरमेंट भी खत्म हो जाती है और वो हॉस्पिटल से जल्दी डिस्चार्ज भी हो जाता है और वो बैक टू वर्क भी आ सकता है। तो वो जो 1 लाख का खर्चा है वो बहुत छोटा होता है इस चीज़ के लिए। अगर वो टाइम पे नहीं आता है या वो इंजेक्शन काम नहीं करता है और अगर आपको आईसीयू में पेशेंट को रहना पड़ता है, वेंटिलेटर पे आता है, अपाहिज हो जाता है, अपने काम पे नहीं लौट पाता है, तो वो खर्चा उसके मल्टीपल टाइम्स मतलब 1000 टाइम्स भी हो सकता है। सिमिलरली जब हम बात करते हैं न्यूरो कैथ लैब की प्रोसीजर, डेफिनेटली जो टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल लेटेस्ट है। उसमें जो भी गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं वो सारे गैजेट जो है वो विदेश से आते हैं। इंडिया में अभी ब्रेन के लिए जो एंडोवास्कुलर वाले प्रोसीजर्स हैं उसके लिए जो गैजेट्स है, जो कैथेटर्स है, वायर्स हैं, उसके अंदर जो स्टेंट यूज़ होता है वो इंडिया में नहीं प्रोड्यूस होते हैं, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो उसमें करीब 3 से 4 लाख रुपए के गैजेट्स का इस्तेमाल हो जाता है, क्योंकि इस तरह के प्रोसीजर्स फटाफट जो करने वाले प्रोसीजर्स हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में ही हो पाते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे इतना ध्यान कोई नहीं देता है। वहाँ पर टेक्नीशियन है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, इवन डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी कई बार जो है इमीडिएटली अवेलेबल नहीं होते। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका खर्चा 3-4 लाख रुपए गैजेट्स का प्लस प्रोसीजर खर्चा आ जाता है। लेकिन अगर आर्टरी खुल जाती है, आपके डैमेज जो ज़्यादा नहीं होता, अगर आपका आईसीयू में लिमिटेड डेज ही रुकना पड़ता है, आपके वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप अपने बैक टू वर्क महीने भर में 2 महीने में पहुंच जाते हैं, तो वो खर्चा जो आपका 8-10 लाख का हुआ उन दिनों जब आप हॉस्पिटल में रहे, वो बहुत छोटा है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के कंपैरिजन में। लेकिन अगर आपकी आर्टरी नहीं खुलती है तो डेफिनेटली वो पिंच करता है। पर अगर जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आर्टरी खोलने की कोशिश नहीं करेंगे, स्ट्रोक को रिवर्स करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हम आगे सक्सेस कैसे पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर राहुल, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ख़ास जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार, थैंक यू। तो ये थी खास जानकारी स्ट्रोक के बारे में। और अगर आप भी स्ट्रोक जैसी किसी भी दिक्कत से जूझ रहे हैं और आपके मन में कोई भी सवाल है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।